गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम सेकंड यूनिट के बारे में बात करें और सेकंड यूनिट है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के फॉर्म में भी हम जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोविड की सिचुएशन में ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोविड और कोरोना वायरस है, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी का जो क्रूशियल पार्ट है लंग्स, उसी को सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा है। तो इसका एक एक पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो ये यूनिट सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेक्चर, टॉपिक नेम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक ब्रीफ व्यू दे देता हूं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो कह सकता हूं मैं चैप्टर कंटेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट, सबसे पहले बेटा जी हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे हम डिफरेंट ऑर्गन्स की, या मैं कह सकता हूं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इनकी बातें करेंगे। थर्ड पॉइंट पर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। फोर्थ पॉइंट पर बात करेंगे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज। फिफ्थ पॉइंट पर बात करेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। सिक्स्थ पॉइंट पर बात करेंगे हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आफ्टर दैट different disorder of respiratory system। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन की। देन क्विक रिकैप एंड क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। दोबारा देखिए बेटा, इस चैप्टर कंटेंट्स में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा, फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जब हम डिफरेंट एनिमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे, इसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ में हम ह्यूमन वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स के बारे में बात करेंगे यहां पर। तो मैं कह सकता हूं इसी के साथ में वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग,
फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेज, देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, देन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, देन डिफरेंट डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्विक रिकैप एंड क्वेश्चन डिस्कशन, चाहे वो मॉड्यूल से रिलेटेड हो चाहे वो अदर क्वेश्चन से। इसके अलावा हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के साथ साथ में पल्मोनरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की बात करें। यहां पर पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की बात करें। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो नोट करें चैप्टर कंटेंट में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड क्विक रिकैप एंड क्वेश्चन डिस्कशन। और इसी के साथ साथ जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो साथ में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड वॉइस बॉक्स लैरिंग्स की बात भी करेंगे, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करेंगे तब पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की भी बात करें। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मैं एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूं कि हम आने वाले चैप्टर कंटेंट्स में क्या क्या स्टडी करें, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर कंटेंट में हम क्या क्या बात करें। जैसे मैं बताऊं कि इंट्रोडक्शन में क्या बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में बात करेंगे बेटा जी हम कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इसके बारे में मैं बात करूंगा। फिर आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या सभी एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिमिलर होंगे? तो आपका जवाब आएगा नहीं। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन का डिस्कशन करें? वो एक एनिमल का हैबिटेट हो सकता है, लिविंग प्लेस, कि वो एनिमल कहां पर उसका हैबिटेट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, या उस एनिमल की बॉडी के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस बेसिस पर हम डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बातें करेंगे यहां पर। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में वन पेयर ऑफ लंग, लेफ्ट एंड राइट, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में वेट का क्या डिफरेंस है, दोनों में चैम्बर का क्या डिफरेंस है, तो स्ट्रक्चर वाइज हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर उसके बाद वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। हमारे केस में वॉइस बॉक्स जो है वो लैरिंग्स है, जबकि बर्ड्स के केस में वॉइस बॉक्स को बोलते हैं बेटा सिरिंग्स। बर्ड्स के केस में जो वॉइस बॉक्स है ये क्या होगा? सिरिंग्स। हमारे केस में वॉइस बॉक्स क्या है? लैरिंग्स। तो इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ में वॉइस बॉक्स की बात करेंगे कि वॉइस बॉक्स कौन कौन सी डिफरेंट कार्टिलेज की बनी हुई, और डिफरेंट कार्टिलेज में कौन कौन सी कार्टिलेज पेयर्ड फॉर्म में है, कौन कौन सी अनपेयर्ड फॉर्म में। आफ्टर दैट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीथिंग में हम दो चीजों को इन्वॉल्व करेंगे। कोई भी चीज को बाहर से अंदर लेना, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, गैसेज की फॉर्म, और बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक या हार्मफुल गैसेज जो बनी है उनको बाहर निकालना, उसे बोलेंगे एक्सपिरेशन या एक्सेलेशन। तो इनहेलेशन प्लस एक्सेलेशन उसको ब्रीथिंग में इन्वॉल्व कर। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हमारी बॉडी में गैसेज का एक्सचेंज कैसे पॉसिबल हो उसका कंपेयर करेंगे हम एनवायरनमेंट से, कि एनवायरनमेंट में इस गैस की इतनी परसेंटेज है
उस परसेंटेज में से हमारी बॉडी को कौन सी गैस रिक्वायर्ड है, तो एनवायरमेंट से पहले लंग्स से कंपेयर करेंगे, लंग्स से फिर ब्लड में कंपेयर करेंगे, और फिर ब्लड से कैरी करके हम लेकर जाएंगे तो टिश्यू पर जाकर कंपेयर करेंगे। तो यहां एक्सचेंज ऑफ गैसेज की बात करें। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है, यह भी बात करें। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी हो सकती है, मेम्ब्रेन की थिकनेस हो सकती है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर हो सकता है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। यदि बात करें इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज की, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनवायरमेंट में जितनी भी गैसेज है उनमें इंपॉर्टेंट रोल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का है। हमारी बॉडी में जो CO2 बनेगी, धीरे धीरे हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि वो CO2 हमारी बॉडी के टिश्यू के लिए हार्मफुल और टॉक्सिक। क्लियर? और जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम उस ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से मिलेगी? किसी भी फूड कंपोनेंट के ब्रेकडाउन करने से। और डाइजेशन में आपने पढ़ा है कि किसी भी फूड कंपोनेंट को जैसे ब्रेकडाउन करते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करेंगे तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो एनर्जी हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल को डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में यूटिलाइज होगी, और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में जनरेट होती है। क्लियर? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज की बात होगी। उसके बाद रेस्पिरेशन की रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में बात करें कि इंस्पिरेशन कैसे हो रहा है, एक्सपिरेशन कैसे हो रहा है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन कैसे होगा, फोर्सफुल एक्सेलेशन कैसे होगा, इन सब के बारे में। फिर इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स पॉसिबल हो सकते हैं। इसके साथ साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम डिफरेंट डेफिनेशंस की भी बात करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे क्विक रिकैप के बाद कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया, उसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करके और फिर क्वेश्चंस की डिस्कशन होगा। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? नोट करें इसे। तो बेटा जी फर्स्ट हेडिंग लगाएं, इंट्रोडक्शन। नोट करें इसमें कुछ पॉइंट्स को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो मैं कह सकता हूं ऑल द एक्टिविटी ऑफ एनिमल रिक्वायर एनर्जी। All the activities of animal require energy. In the form of ATP. अब ये जो एनर्जी है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये एनर्जी कहां से प्रोड्यूस हुई। तो हम कह सकते हैं ये एनर्जी कहां से आएगी? ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। तो मैं कह सकता हूं दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम nutrient molecule
like glucose. फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल द एक्टिविटी ऑफ एनिमल require energy in the form of ATP and this energy is derived from nutrient molecule like glucose. For example, हमारे पास ये ग्लूकोज है C6H12O6, किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की। इसका ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। इसका ब्रेकडाउन करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने ब्रेकडाउन कर दिया। इक्वेशन में क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल और न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल के किससे? तो मैं कह सकता हूं ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल all the activity of animal require energy in the form of ATP and this energy is derived from nutrient molecule like glucose. न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल से कैसे होगी? ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। हमने कहा C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हुआ। जैसे ब्रेकडाउन हुआ तो CO2 प्लस H2O और ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब यही एनर्जी डिफरेंट सेल को अपने फंक्शन या बॉडी की सेल्स को एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज होगी। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग दिस कैटाबोलिक रिएक्शन during this catabolic reaction energy is produced. क्लियर है मेरी बात यहां तक? And this energy is utilized. This energy is utilized by body cells to perform their function. दोबारा समझने की कोशिश करें बेटा। ऑल द एक्टिविटी ऑफ this energy is derived from the breakdown of nutrient molecule like glucose. हमने इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाया। ब्रेकडाउन करवाते CO2 H2O प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ये एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है तो ये एक कैटाबोलिक रिएक्शन है। ये एक मॉलिक्यूल जो है इसमें ब्रेकडाउन हुआ है। तो मैं कह सकता हूं ड्यूरिंग दिस कैटाबोलिक रिएक्शन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और ये एनर्जी बॉडी सेल्स के द्वारा यूटिलाइज की जाएगी टू परफॉर्म दियर फंक्शंस। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है ये क्या है बॉडी के लिए? टॉक्सिक। तो मैं कह सकता हूं ये कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक या हार्मफुल है।
इसे क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल ड्यूरिंग कैटाबोलिक रिएक्शन इज हार्मफुल। CO2 produced during this catabolic reaction is toxic and harmful। क्लियर है बेटा जी? So that it is eliminated out from the body। So eliminate body। CO2 produced during this catabolic reaction is toxic and harmful so that it is eliminated out from the body। क्यों टॉक्सिक है? CO2 हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दे, और आपको पता है बेटा जी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी बॉडी के लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। टिश्यूज को क्या कर देगी, वो डैमेज कर देगी। टिश्यूज किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल्स से, तो सेल्स को क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए जो हमारी बॉडी के अंदर CO2 बनी है वो हार्मफुल और टॉक्सिक है, तो उसे बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। जब बॉडी से बाहर निकालेंगे तो हम जैसे ही CO2 बाहर निकालेंगे तो कंपैरिजन में ऑक्सीजन को अंदर लेना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं एक्सचेंज ऑफ गैसेज को पॉसिबल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट कह सकता हूं मैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 process of exchange of O2, क्या कर रहे हैं हम, O2 को एक्सचेंज कर रहे हैं किससे, CO2 से, फ्रॉम द एटमॉस्फियर विद कार्बन डाइऑक्साइड। Produced by the cell is called breathing। तो बेटा जी इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने ये जो वर्ड है ब्रीथिंग, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ब्रीथिंग क्या है। दोबारा एक बार समझे, मैं कह सकता हूं ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एनिमल रिक्वायर एनर्जी विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज। ड्यूरिंग दिस कैटाबोलिक रिएक्शन glucose is broken down into the CO2 and the water in the presence of O2 and energy is released in the form of ATP. This energy is utilized by the animal to carry out their body function, and CO2 produced by the cell during catabolic reaction is harmful and toxic to the body cells। Then so that it is eliminated out from the body, and process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing। It means
सिंपल फॉर्म में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हम कोई भी बॉडी की एक्टिविटी करना चाहते हैं, हम यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं, इसका मतलब लोकोमोशन हो रहा है। हम हमारे फोरलिम्ब को इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना चाह रहे हैं, इट मीन्स मूवमेंट हो रहा है। हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो मैं कह सकता हूं हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन को फंक्शन को परफॉर्म करना है, तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए बेटा जी? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी? तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, जैसे ही हम न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मेजर फूड कंपोनेंट्स की फॉर्म में, मिनरल, वाटर और विटामिन माइनर फूड सोर्स कंपोनेंट की फॉर्म में जैसे ही बॉडी के अंदर लेंगे, उन फूड मटेरियल का क्या होगा? डाइजेशन होगा। डाइजेशन होगा, डाइजेस्टेड पार्ट को हमारी बॉडी क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। बॉडी ने उसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अब जैसे ही बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, तो अब जो एब्जॉर्ब पार्ट है वो मोनोमर फॉर्म में है। वो ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, एमिनो एसिड हो सकता है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड हो सकता है। अब इनसे क्या करना है? हमें एनर्जी प्रोड्यूस करवाना, क्योंकि जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, तो बेटा जी उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में गए थे, उनका ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। तो एनर्जी आई ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन से किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेंगे तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी? कैटाबॉलिक रिएक्शन पॉसिबल होगी। हमने बेटा जी क्या करवा दिया? कैटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करवा दी। जैसे कैटाबॉलिक, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की कैटाबॉलिक रिएक्शन कराई, C6H12O6 का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या करवाया? कैटाबॉलिक रिएक्शन। हमारे पास में प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या मिला? CO2 और H2 प्लस लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हुई। H2 हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, H2 तो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। एनर्जी हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स को परफॉर्म करना है, उनका फंक्शन, तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी भी काम की है, यूजफुल है। वाटर कंटेंट भी काम का है, यूजफुल है। अब बचा CO2। ये CO2 क्या है? टॉक्सिक और हार्मफुल। इसे क्या करना पड़ेगा? इसे करना पड़ेगा हमारी बॉडी से उस CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा। और बॉडी से जैसे CO2 को बाहर निकालेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक कंपोनेंट, हार्मफुल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कम। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बॉडी में टॉक्सिक कंपोनेंट इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अब बेटा जी उस CO2 को हमने बाहर निकाला, तो कंपैरिजन में क्या करना पड़ेगा? बाहर से O2 को लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली और हमारी बॉडी में CO2 जो बनी उसको बाहर निकाला। तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चीज को अंदर ली, इनहेलेशन, दूसरी चीज को बाहर निकाला, एक्सेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। तो मैं कह सकता हूं यहां पर लिखा हुआ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसका मतलब ये क्या हो गया? इनहेलेशन। विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक्सेलेशन। तो इनहेलेशन, इसी को बोलते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सेलेशन, इसी को बोलते हैं एक्सपिरेशन। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में ऐड कर दिया जाए तो इसी को क्या बोल रहे हैं? ब्रीथिंग।
अब बेटा जी आपके दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन चल रहा हो कि सर जो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन है ये दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों सेम नहीं। ब्रीथिंग का मतलब है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स, ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं रेस्पिरेशन एक ब्रॉडर टर्म है और ब्रीदिंग उसकी एक छोटी सी यूनिट है। तो मैं कह सकता हूं ब्रॉडर टर्म में हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन, और स्मॉलर टर्मिनोलॉजी की फॉर्म में क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग। इसका मतलब ब्रीथिंग इसी रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है। तो मैं एक लाइन की फॉर्म में रेस्पिरेशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ब्रीथिंग आपके सामने लिखा हुआ है। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। क्लियर है? टू फॉर्म CO2, H2O and energy in the form of ATP. It means ब्रीथिंग में हम नॉर्मली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ऐड करेंगे, जबकि यहां पर रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल का क्या करना पड़ेगा हमें? बेटा जी हमें फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। और अभी मैंने डिफाइन किया कि ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी की फॉर्म में हम रेस्पिरेशन को यूज करेंगे और स्मॉलर टर्मिनोलॉजी की फॉर्म में हम किसे यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ब्रीथिंग को। इसका मतलब हम डिफरेंट स्टेप्स के बारे में एक बार स्टडी कर लेते हैं, जिससे हमें यह पता लग जाएगा कि ब्रॉडर टर्म का मीनिंग क्या है और स्मॉलर टर्म का मतलब क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। नोट किया सभी ने? Steps involved in respiration। देखिए बेटा, अलग अलग स्टेप को डिफाइन कर रहा हूं। इसमें हम बेसिकली 5 स्टेप्स की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, जिसे हम बोल रहे हैं ब्रीथिंग, तो मैं कह सकता हूं रेस्पिरेशन की जो एक स्टेप है वही क्या है? ब्रीथिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग का मीनिंग आपने सिंपली फॉर्म में समझा, इनहेलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। मैं कह सकता हूं इट इज सिंपली मीन्स inhalation of
atmospheric air, mainly O2, and exhalation of CO2 alveoli rich gases। ध्यान से समझिए इसका मीनिंग क्या है। सिंपली मीन्स इनहेलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर का मीनिंग क्या हुआ? ये हमारे पास एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर में क्या है? 78% नाइट्रोजन है, नियर अबाउट 21% ऑक्सीजन है, नियर अबाउट 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, नियर अबाउट 0.9% ऑर्गन है, एंड अदर गैसेस। किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के। हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल्स को एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मेजर फॉर्म में कौन सी गैस रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन। फर्स्ट लाइन की फॉर्म में कहा इट सिंपली मीन्स इनहेलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, और ब्रैकेट में मैंने स्पेसिफाई किया कि मेनली क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन। गैसेज तो मिक्सर की फॉर्म में जाएंगी, लेकिन मेनली किसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए? ऑक्सीजन। एंड एक्सेलेशन ऑफ CO2। क्यों? बॉडी के लिए हार्मफुल और टॉक्सिक यही है। तो मैं कह सकता हूं एक्सेलेशन ऑफ CO2 एल्यूलाई रिच गैसेज। एल्यूलाई रिच गैसेज में कौन सी? CO2। इसको हमें क्या करना है? एक्सेल करना है। इसे एक्सेल करना और ऑक्सीजन को इनहेल करना, यही क्या है? ब्रीथिंग। अब समझ में आ गया होगा आपको कि रेस्पिरेशन की एक सिंगल स्टेप जो है वो है ब्रीथिंग, और रेस्पिरेशन में बहुत सारी स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। इसलिए मैंने यहां स्पेसिफाई किया इनहेलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड एक्सेलेशन ऑफ CO2 रिच एल्यूलाई। तो हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल और टॉक्सिक। क्लियर है बेटा जी? हमारी एटमॉस्फेयर में भी ये भी पता लग गया आपको कि बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है। यहां पर देखो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बहुत कम परसेंटेज है। इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस का जो भयानक इंडिया में इस तरीके से फैला हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा कमी जिसकी आई है वो किसकी आई है? ऑक्सीजन। क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम है, और हम करते क्या है? पेड़ों को काटना शुरू कर देते। जितने ज्यादा पेड़ कटेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन कर रहा है? जितने भी ज्यादा ट्रीज हैं ये प्रोड्यूस कर, उनको आपने कट कर दिया तो आपको पता है नेचर के साथ जितना खिलवाड़ करोगे, नेचर उतना ही ह्यूमन के साथ खिलवाड़ करेगी, अदर एनिमल्स के साथ खिलवाड़ करेगी। इसलिए सबसे बड़ी डेफिशिएंसी, सबसे बड़ी कमी किसकी आ रही है? एसी ऑक्सीजन की। क्लियर है बेटा? तो पहला स्टेप क्लियर है। दूसरे स्टेप की बात करते हैं। इसी का सेकंड स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज
gases between alveoli and ब्लड। इसका मीनिंग भी समझे बेटा। पहले स्टेप में हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को अंदर ले आए। कहां तक ले आए, लंग्स तक। तो मैं कह सकता हूं पहले स्टेप में हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहां ले आए, एल्यूलाई। आपको पता होना चाहिए हमारे लंग्स में इस तरीके की एल्यूलाई 300 मिलियन एल्यूलाई प्रेजेंट। इसका मतलब इस एटमॉस्फेयर से आपने ऑक्सीजन लंग्स को तो दे दी, लेकिन लंग्स में पड़ी पड़ी क्या काम आएगी, वो उसे कहां ले जाना है, हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल तक पहुंचाना है। और डिफरेंट सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, जो बॉडी फ्लूइड है हमारी बॉडी में। मोस्ट कॉमन बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड। इसका मतलब इस एल्यूलाई से हमें कहां ले जाना पड़ेगा, इसको ब्लड में। अब ब्लड में लेकर जाएंगे तो ये ब्लड क्या कर रहा है, ये हमारी बॉडी में जो CO2 ज्यादा बनेगी उसको तो लंग्स की एल्यूलाई को दे देगा, और O2 को कहां अपने अंदर लेकर चला जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। गैसेज का मतलब ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कहां कर दिया, ब्लड से एल्यूलाई में, और इस एल्यूलाई से ऑक्सीजन को कहां भेज दिया, ब्लड के अंदर। तो मैं कह सकता हूं डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन एल्यूलाई एंड ब्लड। तो सेकंड स्टेप ये है बेटा। क्लियर है सभी को। थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ अब जरा सोच के देखें कि यहां पर ये गैसेज अब ब्लड के पास आ गए। इन गैसेज का अब हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी तो वो कहां पर आई है गैस, ब्लड के पास। अब उसे कहां पहुंचाना है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ टिश्यूज के पास पहुंचाना है, सेल्स के पास पहुंचाना है। तो हमें यहां से लेकर जाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसीज। इस आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन दोनों काम करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम भी करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाने का काम भी करेगा। तो बेटा जी ऑक्सीजन को लेकर, ये हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को लेकर अंदर चला गया टिश्यूज के पास, और यह हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर यह हीमोग्लोबिन जो है, यह ब्लड का जो कंपोनेंट है, यह एक मीडियम की तरह काम कर रहा है। और यह मीडियम किसकी तरह, ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह काम कर रहा है। यह बेटा जी थर्ड स्टेप। इसका मतलब सबसे पहला स्टेप बाहर से ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से पकड़कर लंग्स की एल्यूलाई तक लाना। दूसरा स्टेप इस एल्यूलाई से ब्लड में भेजना।
डिफ्यूजन। तीसरा स्टेप, ब्लड में जैसे ये गैसेज आएंगी उसका ट्रांसपोर्ट करना। अब ट्रांसपोर्ट तो कर दिया, लेकिन वो गैसेज किसके पास है? ब्लड के पास। अब उसे टिश्यू को देनी है, इसका मतलब दोबारा हमें डिफ्यूजन करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर डिफ्यूजन एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में हुआ था, अब डिफ्यूजन किसके बीच में होगा? ब्लड और टिश्यूज के बीच में। तो फोर्थ स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन blood and टिश्यूज। ध्यान रहे बेटा, यहां पर ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है और यहां पर एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन इज डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टू टिश्यू एंड CO2 इज डिफ्यूज फ्रॉम द टिश्यू टू ब्लड। तो इसमें एक लाइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन इज डिफ्यूज फ्रॉम blood to tissue and carbon dioxide is diffused from tissue to blood. From tissue to blood. क्लियर है मेरी बात? ऑक्सीजन को कहां डिफ्यूज कर दिया? ब्लड से टिश्यू में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज में बनी थी उसको कहां कर दिया? तो मैं कह सकता हूं ये कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल कर आ गई और ये ऑक्सीजन किसके पास पहुंच जाएगी? तो मान लो यहां पर टिश्यू है, तो ऑक्सीजन तो टिश्यू के पास पहुंच गई और टिश्यूज के अंदर क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स में जितना CO2 बनेगा वो क्या आ जाएगा? बाहर। तो देखो बेटा जी, ये कौन सा स्टेप हो गया? फर्स्ट। ये कौन सा स्टेप हुआ? सेकंड। ये कौन सा स्टेप हुआ? थर्ड। ये कौन सा स्टेप हुआ? फोर्थ। अब ऑक्सीजन उस टिश्यू के पास पहुंच गई है जहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, वो सेल्स उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगी। और आपको पता है जब फूड का डाइजेशन हुआ है, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड और फैट का जो कंपोनेंट है वो उस सेल के पास पहुंच गया। अब वो सेल के पास ऑक्सीजन भी पहुंच गई, इसका मतलब उस फूड मटेरियल या न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, या मैं कह सकता हूं उसका ऑक्सीडेशन होगा, या मैं कह सकता हूं कैटाबोलिक रिएक्शन चलेगी। तो फिफ्थ स्टेप जो है वो क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ O2। यूटिलाइजेशन ऑफ O2। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 में क्या होगा? डायरेक्टली मैं ये भी कह सकता हूं कि सेलुलर रेस्पिरेशन, यही क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए बेटा, इसको भी समझने की कोशिश करें। यहां तक नोट कर लिया सभी ने? देखिए बेटा, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 में मैं कह सकता हूं O2 इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल। O2 इज बॉडी सेल ने उसको क्या कर लिया?
यूज कर लिया। फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, अब उसे एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूं इसमें एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, लाइक ग्लूकोज। क्लियर? यूटिलाइजेशन ऑफ O2 स्टेप में ऑक्सीजन को बॉडी सेल ने यूज किया एनर्जी रिलीज करने के लिए। एनर्जी रिलीज कहां से होगी, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, एंड प्रोड्यूस, मैं कह सकता हूं विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी in the form of ATP by the biochemical reaction। मैं कह सकता हूं by the biochemical और catabolic reaction। इसी स्टेप को क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब मैं कह सकता हूं CO2 प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन इज एलिमिनेटेड आउट, एंड CO2 प्रोड्यूस्ड इन दिस स्टेप इज eliminated out। Why? Because CO2 is toxic and harmful। देखिए बेटा, लास्ट स्टेप को ध्यान से समझे। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज विच प्रोड्यूसेस CO2 H2 एंड एनर्जी। तो मैं कह सकता हूं बॉडी के लिए ये CO2 और एनर्जी क्या है, यूजफुल, लेकिन ये क्या है, टॉक्सिक। बाय द बायोकेमिकल रिएक्शन और कैटाबोलिक रिएक्शन CO2 produced in this step is eliminated out because CO2 is toxic and harmful। क्लियर है मेरी बात? अब एक बार मैं समराइज कर देता हूं कि रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप बोले बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या था, ब्रीथिंग। सेकंड स्टेप क्या था, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन एल्यूलाई एंड ब्लड। थर्ड स्टेप क्या था बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फोर्थ स्टेप क्या है, अगेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एंड फिफ्थ स्टेप क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 और सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर? अब देख सकते हैं आप
रेस्पिरेशन में कौन कौन सी स्टेप इन्वॉल्व हैं? ब्रीथिंग, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन एल्यूलाई एंड ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, यूटिलाइजेशन ऑफ O2। सभी स्टेप नहीं याद रहे, इस तरीके से याद करो। हमें बाहर से O2 को लाना है, एटमॉस्फेयर से लंग्स तक, इसका मतलब इनहेलेशन कर रहे हैं, ब्रीथिंग हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्यूलाई से ब्लड को देंगे, तो वहां पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन काम करती है, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन एल्यूलाई एंड ब्लड। तीसरा स्टेप, अब उसे ट्रांसपोर्ट करके टिश्यू के पास ले जाना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। जैसे ही टिश्यू के पास चला गया तो अब वहां पर भी वापस डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एंड फिफ्थ स्टेप, उस सेल के द्वारा उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाए। और बेटा जी, मैं इंट्रोडक्टरी क्लास में शुरुआत में मैंने आपको यह बताया था कि इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आएगी कहां से? वो एनर्जी आएगी किसी भी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन करने से, किसी भी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल के कैटाबॉलिक रिएक्शन करने से। और हमने लास्ट स्टेप में कैटाबॉलिक रिएक्शन करवा दिया। और हमने यह भी समझने की कोशिश की कि एक ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। जो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही है। नहीं, एक नहीं है। ब्रीथिंग इस रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, और ब्रीथिंग में केवल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम इन्वॉल्व करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में हम इन सभी स्टेप को इन्वॉल्व करते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो आशा करता हूं कि अभी तक जो भी मैंने डिस्कशन किया है इंट्रोडक्टरी क्लास में, सभी को क्लियर हुआ होगा। धीरे धीरे हम एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे। आज तो केवल हमने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस। धीरे धीरे एक एक क्लासेस में हम ये भी स्टडी करेंगे कि क्या इस रेस्पिरेशन के भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं क्या। फिर हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है, और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं। तो आने वाली सब्सिक्वेंट क्लासेस में बेटा जी हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। CLC टीम आपके लिए कंटिन्यूअसली मेहनत कर रही है। आप भी लगातार मेहनत करें, आप रिजल्ट की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।